नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है डिंगल, अवहट, पुरानी हिंदी और हिंदी की उत्पत्ति। इस टॉपिक में कुल 55 प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास है। इस टॉपिक से निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। कम से कम 5 से 7 प्रश्न तो निश्चित रूप से आएंगे। इस टॉपिक के लिए हिंदी भाषा का इतिहास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर टेसी टोरी ने किस कवि को डिंगल का हैरोस कहा है? डिंगल का हैरोस किस कवि को कहा जाता है? से उत्तर है पृथ्वीराज राठौड़। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? से उत्तर है पंडित रामकरण आसोप। डिंगल साहित्य में किस रस की प्रधानता है? से उत्तर है वीर रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य की प्रमुख शैली कौन सी है? से उत्तर है उपयुक्त दोनों। डिंगल और पिंगल राजस्थान साहित्य की प्रमुख शैली है। डिंगल और पिंगल का प्रयोग किस काल में किया गया है? से उत्तर है आदिकाल में किया गया है। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है? से उत्तर है पिंगल। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है? पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप डिंगल है और पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल है। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? से उत्तर है डिंगल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? से उत्तर है डिंगल कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? से उत्तर है पिंगल। पिंगल में ब्रज भाषा भी मिला हुआ है अपभ्रंश के साथ। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? से उत्तर है पश्चिमी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां कौन सी है? से उत्तर है ढूंढाड़ी और हाड़ौती पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? से उत्तर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। राजस्थान में चारण कवियों ने अपनी काव्य कृतियों के लिए किस शैली का प्रयोग करते थे? से उत्तर है डिंगल शैली का प्रयोग किया करते थे। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। खालिक बारी अमीर खुसरो का शब्दकोश है। अगला प्रश्न है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? हिंदी के उद्भव का सही क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। हिंदी भाषा का क्रमिक विकास इस प्रकार हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा संस्कृत। संस्कृत से पाली का उद्भव हुआ है। पाली से प्राकृत का उद्भव हुआ है। प्राकृत से अपभ्रंश का उद्भव हुआ है। अपभ्रंश से अवहट का उद्भव हुआ है और अवहट से यहाँ पर होगा हिंदी का उद्भव हुआ है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय 73% बोलने वाले हैं, द्रविड़ 25% बोलने वाले हैं और आस्ट्रिक 1.3% बोलने वाले हैं। चीनी तिब्बती 0.7% बोलने वाले हैं। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन सी भाषा शामिल है? से उत्तर है उपयुक्त सभी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में विभाजित है। पहला है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है अपभ्रंश। भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? भारत की प्रथम देश भाषा पाली है और इस पाली भाषा में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? से उत्तर है पाली भाषा में लिखा गया है। प्राकृत का
पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी भाषा की कितने वर्ग यानी उपभाषाएं हैं? आधुनिक हिंदी भाषा की कितने वर्ग या उपभाषाएं हैं? सही उत्तर है 5 उपभाषाएं हैं। पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू जिसे हरियाणवी कहा जाता है, बुंदेली इसके अंतर्गत आता है और कन्नौजी आता है। दूसरा है पूर्वी हिंदी। दूसरा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी आता है। तीसरा है राजस्थानी। तीसरा है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत उपभाषा के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी आता है। राजस्थानी के अंतर्गत क्या आता है? मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी। इसके बाद चौथी जो उपभाषा है वह है बिहारी। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आता है। पांचवा है पहाड़ी उपभाषा। इसके अंतर्गत मंडियाली यानी हिमाचली आता है, गढ़वाली और कुमाऊनी आता है। तो आधुनिक हिंदी भाषा के 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपवर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सही उत्तर है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया। ज्योतिरीश्वर ठाकुर बिहार के मिथिला निवासी हैं, जिन्होंने अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। अवहट में किसका मिश्रण है? सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। अवहट में सौरसेनी और देसी बोली का मिश्रण है। अवहट में रचित राउरबेला के रचनाकार कौन है? अवहट में रचित राउरबेला के रचनाकार रोड़ा हैं। राउरबेला में वैसे पुरानी हिंदी का अत्यधिक प्रभाव है। प्रश्न है, देसिल बाणा सब जन मिठा ते तैसन जपऊँ अवहट्टा, यह पंक्ति किसने कहा है? पंक्ति है, देसिल बाणा सब जन मिठा ते तैसन जपऊँ अवहट्टा। यह कथन है विद्यापति का कथन है। विद्यापति ने कीर्तिलता में ऐसा कहा है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता में इस कथन को कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा डिंगल और पिंगल थी। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? विद्यापति पदावली की रचना मैथिली भाषा में हुई है। किसने अपभ्रंश और अवहट को समानार्थी माना है? अपभ्रंश और अवहट को समानार्थी पर्याय माना है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी क्या है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी को अवहट कहा जाता है। हिंदी भाषा का जो क्रमिक विकास बताया गया, संस्कृत के बाद पाली है, इसके बाद प्राकृत है, इसके बाद अपभ्रंश है और इसके बाद अवहट है, इसके बाद हिंदी। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? अवहट कहा जाता है। अपभ्रंश, इसके बाद अवहट, इसके बाद पुरानी हिंदी का जन्म हुआ है। पुरानी हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? पुरानी हिंदी का सबसे पहले प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। पुरानी हिंदी का सबसे पहले प्रयोग पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1921 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका में किया है। किस पत्रिका में किया है? नागरी प्रचारणी पत्रिका में किया है। 1921 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। अवहट को पुरानी हिंदी किसने कहा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अवहट को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा और राहुल सांस्कृतियायन ने कहा। राहुल सांस्कृतियायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा है।
साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? अब अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का मतलब है अपभ्रंश के बाद को किस भाषा का जन्म हुआ है? तो सही उत्तर है अवहट। सौर सेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया? सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी टाइप हो गया है। प्रश्न है अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न है पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? पंजाबी का जो विकास हुआ है वह पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषा का जन्म हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस का विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? सही उत्तर है पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी हैं? सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती है। सौर सेनी अपभ्रंश से जो भाषाएं उत्पन्न हुई हैं वह है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। हिंदी भाषा का विकास से संबंधित वीडियो बना हुआ है, इसमें विस्तार से बताया गया है। आप प्ले लिस्ट से उसे एक बार जरूर देख लें। सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? सिंधी भाषा का जन्म ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है अवधी जो भाषा है, अवधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर है अर्धमागधी से हुआ है। अवधी भाषा का उद्भव जो अपभ्रंश है वह है अर्धमागधी। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? चट्टानों पर लिखा गया है, यह कौन सा ग्रंथ है? सही उत्तर है राउरवेली की रचना शिलाओं पर किया गया है और इसके रचनाकार हैं रोडा इसके रचनाकार हैं। राउरवेली में पुरानी हिंदी का अत्यधिक प्रभाव दिखलाई पड़ता है। अगला प्रश्न है प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? प्राकृत पेंगलम का विषय है छंद शास्त्र। प्राकृत पेंगलम और राउरवेला में पुरानी हिंदी का अत्यधिक प्रभाव है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई। 16 जुलाई 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है कह रहा यहाँ पर प्रश्न। सही उत्तर है बघेली। बघेली है वह पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। और पूर्वी हिंदी में आपका अवधी और छत्तीसगढ़ी भी आता है। और ये ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं हैं। पुरानी हिंदी का उद्गम किस भाषा से माना जाता है? पुरानी हिंदी का उद्भव अवहट से माना जाता है। गुलेरी जी के अनुसार, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के अनुसार पुरानी हिंदी के पहले कवि कौन हैं? सही उत्तर है पुरानी हिंदी के पहले कवि मुंज हैं।
डिंगल साहित्य को पुनर्जीवित करने में सक्रिय भूमिका किसने निभाई? सही उत्तर है डॉक्टर एल.पी. टेसीटरी ने निभाई। डिंगल साहित्य को पुनर्जीवित करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले हुए डॉक्टर एल.पी. टेसीटरी। शोधपरक आलेख पुरानी हिंदी के लेखक कौन हैं? अंतिम प्रश्न है, शोधपरक आलेख जो पुरानी हिंदी के लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी को प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है। पुरानी हिंदी को प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।